हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवनवाग अकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 11, अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टैंडर्ड 12 का। तो गाइस, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था जो भी आपके फिनॉल के रिएक्शंस थे। आई जस्ट मीन टू से कि फिनॉल में हैलोजिनेशन कैसे होता है, फिनॉल में सल्फोनेशन कैसे होता है, फिनॉल में नाइट्रेशन कैसे होता है, कौन सी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट करके एक्ट करते, कौन से आपके वीक रिएजेंट करके एक्ट करते, और भी बहुत सारी चीज़ें लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो चलिए भाई, उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। आगे के पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं आपके फिनॉल से जो रिएक्शन होती है जिसका नाम है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनर की सबसे फेवरेट रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। और इसी के बाद वाली जो होती है आपकी एंड रेमर-टेमन रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन और रेमर-टेमन रिएक्शन जो है, यहाँ से हर साल पेपर में एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलता ही है। कभी रेमर-टेमन आती है, कभी कोल्बे आती है, कभी रेमर-टेमन आती है, कभी कोल्बे आती है, लेकिन हर साल ये दोनों में से एक क्वेश्चन में पेपर में तो आती है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है इसमें मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। अगर ये आएगा तो 2 या 3 मार्क के लिए आएगा, 1 मार्क के लिए तो कभी नहीं आए, ना ही कभी आएगा। अगर आएगा ये रिएक्शन तो मैक्स टू मैक्स केसेस में 3 मार्क्स के लिए ही आता है, और मिनिमम केसेस में वो 2 मार्क्स के लिए आएगा। मतलब आप ही सोच लो भाई कि कोल्बे रिएक्शन और रेमर-टेमन रिएक्शन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। सोचो भाई, सोचो ज़रा, समझे या नहीं समझे। चलिए भाई, आगे बढ़ते, आगे के पार्ट को हम लोग सारे के सारे देखते, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना, अगर मुझे कोल्बे रिएक्शन और रेमर-टेमन रिएक्शन को पढ़ना है तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर मैंने सपोज फिनिल रिंग ड्रॉ की है, इसको मैंने यहाँ पे OH ग्रुप लगाया, यहाँ पे भी मैंने फिनिल रिंग ड्रॉ की है, इसको भी मैंने यहाँ पे OH ग्रुप लगाया, ठीक है भाई। जब मैं यहाँ पे लगाती हूँ CHO ग्रुप तो इसका नाम होता है सैलिसिल अल्डेहाइड। सैलिसिल अल्डेहाइड याद रखना है भाई, आपको याद रखना है एकदम बढ़िया तरीके से। जब मैं OH ग्रुप को, फिर OH ग्रुप वाले फिनॉल को अगर CHO ग्रुप लगाती हूँ तो सैलिसिल अल्डेहाइड, और जब मैं OH ग्रुप वाले फिनॉल को अगर मैं यहाँ पे COOH ग्रुप लगाती हूँ तो याद रखना है भाई ये एसिड है, तो इसका नाम क्या रहेगा, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है भाई। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने ये जाना कि अगर मैं फिनॉल रिंग लेती हूँ, यहाँ पे मैंने फिनॉल वाली रिंग ली, अगर मैंने इसको ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लगाया तो ये हुआ मेरा सैलिसिल अल्डेहाइड। अगर मैंने इसको ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप लगाया तो ये हुआ मेरा सैलिसिलिक एसिड। समझे या नहीं समझे भाई। तो अब जो है हम लोग कोल्बे रिएक्शन और रेमर-टेमर रिएक्शन की हेल्प से सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिलिक अल्डेहाइड दोनों को प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गई। याद रखना है, अगर CHO आया तो सैलिसिलिक अल्डेहाइड, और अगर COOH आया तो सैलिसिलिक एसिड। एक बार जल्दी से ये दोनों स्ट्रक्चर्स का ले लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, सबसे पहले अभी हम लोग देख रहे हैं रेमर-टेमन रिएक्शन को। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने रेमर-टेमन रिएक्शन बुक से पढ़ी ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें उन्होंने मैकेनिज्म कुछ बताया नहीं, सब डायरेक्ट कर डाला। उनको लगता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स का लेवल ही अलग है भाई, इसलिए उन्होंने सब डायरेक्ट कर दिया, कुछ भी बताया नहीं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कौन बाहर निकल रहा है, कौन एडअप हो रहा है, कुछ बताया नहीं है। आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। मैकेनिज्म के थ्रू नहीं जाएंगे, ईजी वे में जाएंगे, क्योंकि मैकेनिज्म अगर ड्रॉ करने बैठे तो इतना बड़ा होगा और उसका कोई काम नहीं है। मैं आपको एकदम बढ़िया वे में समझा के दूंगी। चलिए भाई, देखते हैं रेमर-टेमन रिएक्शन को। रेमर-टाइमन रिएक्शन, रेमर-टाइमन रिएक्शन। चलिए भाई, समझते हैं इस रिएक्शन को कि यहाँ पे बोल क्या रखा है। सबसे पहले केस में हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले केस में हम लोग लेंगे फिनॉल को, ठीक है भाई। ध्यान देना, ये चीज़ें रट्टा मारने वाली है, ऐसा नहीं कि ये आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट है, रट्टा मारने का कंसेप्ट है भाई, रट्टा मारने का पार्ट है। सबसे पहले मैंने फिनॉल को लिया, फिनॉल के अंदर में आप यहाँ पे जो डालने वाले हो ना, फिनॉल के अंदर में आप डालने वाले हो CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। भाई रट्टा मारने का तो है रिएक्शन, लेकिन ब्लाइंडली रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए कंसेप्ट को समझ के रट्टा को मारो, ठीक है ना भाई। तो फिनॉल लिया, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH लिया। CHCl3 का मतलब ही क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं आप लोग क्लोरोफॉर्म, ठीक है भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ध्यान से देखना एकदम क्या होता है, ध्यान से देखना। हम लोगों ने क्या किया भाई, मैंने इसको एज इट इज रखा। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक Cl सबसे पहले HCl बन के बाहर निकल रहे। ध्यान से देखो, ध्यान से। यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, HCl बन के बाहर निकल रहा है। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ O माइनस बचा, यस और नो। बड़ी काम की चीज़ है भाई, बड़े काम की चीज़ है। ध्यान से देखो सारे के सारे। सबसे पहले मैंने फिनॉल को लिया। फिनॉल के अंदर में मैंने डाला CHCl3, जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। क्या हुआ भाई, यहाँ से निकला आपका H और यहाँ से निकला आपका एक Cl, यहाँ से H और यहाँ से आपका एक Cl। तो क्या बन के निकला भाई, ये HCl बन के बाहर निकला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे आप सबको Na दिख रहा है, Na। ये जो Na है ना, यहाँ पे ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये Na जो है ये इसके पास चले जाता है और ONa ये बन जाता है ग्रुप। ठीक है, फिर से देखो भाई, फिर से देखो, क्योंकि बहुत बेसिक वाली थिंग है, बहुत काम किया। सबसे पहले मैंने फिनॉल को लिया, फिनॉल के अंदर में मैंने डाला CHCl3, जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। यहाँ पे है आपका H और यहाँ से एक Cl, आपका HCl बन के बाहर निकल गए। यहाँ पे पहले 3 Cl थे भाई, कितने Cl थे, 3 Cl थे, 3 Cl। ठीक है, 3 Cl में से एक Cl जो है वो यहाँ पे HCl बन के बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे अगर यहाँ से एक H निकल जाता है तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ही बचेगा। तो भाई यहाँ पे एक ऑक्सीजन ही बचा है, हाँ भाई हाँ। अब देखो क्या होगा, ये वाला जो Na है ना, ये इसके पास चले जाएगा और यहाँ पे क्या बना लिया, O माइनस Na प्लस। अब देखो आपने क्या किया भाई, आपने इस ऑक्सीजन को टोपी पहना दी। क्या की, ऑक्सीजन को टोपी पहना दी, भाई टोपी पहना दी ऑक्सीजन को। अब देखो क्या होगा, जो भी आपकी ये वाली पोजीशन ना, ये वाली पोजीशन ध्यान से देखना, ध्यान से। जो भी आपकी ये वाली पोजीशन है ना भाई, देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या है, CHCl3 था। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका CHCl3 था भाई, क्या था, CHCl3 था। ठीक है, उसमें से एक Cl चले गया HCl के फॉर्म में, तो कितने Cl बचे, पहले 3 Cl थे, अब एक Cl निकल गया तो कितने Cl बचे भाई, 2 Cl बचे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, CHCl2। समझे या नहीं समझे, CHCl2। समझ गया ना भाई, कैसे याद रखना है। OH था, सबसे पहले यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, HCl बन के बाहर। ये जो Na है ये इधर चले गया, मतलब आपने इसको टोपी पहना दी। फिर क्या हुआ भाई, यहाँ से एक Cl चले गया तो कितने Cl बचे, 2। तो क्या आएगा, CHCl2। और ये इसी पोजीशन पे आता है। कुछ लोग सोचेंगे यहाँ क्यों नहीं, याद रखना भाई, हमको सैलिसिल अल्डेहाइड बनाना है। क्या बनाना है, सैलिसिल अल्डेहाइड। और सैलिसिल अल्डेहाइड में जो भी अल्डेहाइड वाला ग्रुप होता है वो कौन से पोजीशन पे होता है, ऑर्थो पोजीशन पर। तो आप भी उसको कौन से पोजीशन पे लगाएंगे, ऑर्थो पोजीशन पर। समझ गए ना भाई, पैरा पे मत लगाना। बनाना क्या है, सैलिसिल अल्डेहाइड। अल्डेहाइड ग्रुप कौन से पोजीशन पे आता है, ऑर्थो पोजीशन पे। इसलिए ये वाला ग्रुप भी मैंने कहाँ पे लगाया, ऑर्थो पोजीशन पर। आगे बढ़ते भाई, आगे हम लोग इसके अंदर में डालेंगे एक्वस NaOH को। अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखो, सारे के सारे होता क्या है भाई, ध्यान से देखो। यहाँ पे एक वैसे तो बड़ा सा मैकेनिज्म है, वो मैं बड़ा सा मैकेनिज्म नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, देखो हो कैसे रहा है। ये जो थिंग है ना, ये थिंग को आप एज इट इज रखेंगे, O माइनस Na प्लस। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान दो, देखो क्या होगा। यहाँ पे है CHCl2। ठीक है भाई, यहाँ पे CHCl2 है। ध्यान से देखना, क्या हम इस CHCl2 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो भाई, CHCl2। ध्यान से देखो, हमने किया कुछ नहीं है। CHCl2 को देखो मैंने कैसे लिखा, CHCl2 लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना क्या होगा। यहाँ से एक Na और यहाँ से एक Cl, NaCl बन के बाहर निकल गए, NaCl बन के बाहर निकल गए भाई। ध्यान से देखो, यहाँ से एक Cl,
और यहाँ से एक H, HCl बन के बाहर निकल गए भाई। हाँ भाई हाँ निकल गए। बच्चा क्या, यहाँ पे है एक कार्बन, यहाँ पे है एक हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या बचा है भाई, एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आ गया, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में क्या करना है, पहले टोपी को पहनाया था, अब रिएक्शन करवा दी, लास्ट में टोपी को निकाल देंगे। तो भाई आप क्या करेंगे, टोपी को रिमूव करेंगे। टोपी को निकालो, टोपी को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसके अंदर में डालेंगे H3O+, तो ये टोपी निकल जाएंगी और आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे OH और यहाँ पे CHO बन जाएगा। इसका नाम है भाई सैलिसिल एल्डिहाइड। समझ गए ना। एक बार क्विकली हम लोग देख लेते, ध्यान से देखना। कहना मुझे यहाँ पे ये है, सबसे पहले हम फिनॉल को लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने फिनॉल को लिया। अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है तो जाहिर सी बात है भाई, मुझे इस पोजीशन पर, मतलब ही ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा फिनॉल है। फिनॉल से मुझे सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है, मतलब मुझे इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो मेरी नज़र पैरा, मेटा, बाकी पोजीशंस पे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मुझे ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन करना है। तो आपकी जो नज़र है ये ऑर्थो पोजीशन पर ही रहनी चाहिए, ठीक है। देखो मैंने CHCl3 डाला, तो उससे क्या होगा, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, HCl बन के बाहर निकल गए। ये वाला जो Na था ये इधर चले गए। तो मैंने इस ऑक्सीजन को टोपी पहना दी। टोपी इसलिए बना रहे ताकि इस पोजीशन पे रिएक्शन ना हो, इसीलिए इसको पहले टोपी पहना दी। तो अब इस पोजीशन पे रिएक्शन नहीं होंगी, तो फिर कौन सा पोजीशन पर होंगी, फिर इसी पे होंगी ना। अगर मैं इसको टोपी नहीं पहनाती थी तो रिएक्शन यहाँ पे हो जाती थी और प्रोडक्ट वो नहीं बनता था जो मुझे चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने टोपी पहले पहना दी इसको। अभी रिएक्शन नहीं कर पाएगा। फिर क्या हुआ, यहाँ पे CHCl2 बचा, क्योंकि एक Cl2 चले गया तो एक ही Cl बचा ना, इसलिए CHCl2, CHCl2, ठीक है भाई। इसके अंदर में डाला aqueous NaOH, यहाँ से Na और Cl NaCl बन के बाहर निकल गए, यहाँ से H और Cl HCl बन के बाहर निकल गए। तो यहाँ पे क्या बचा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है भाई। इसमें डालेंगे H3O+, हाइड्रोलिसिस करवाया हम लोग, टोपी को उतार रहे, तो यहाँ पे H आ जाएगा। तो सीधी सीधी बात यह है, रेमा-टेमन रिएक्शन में आप लेंगे फिनॉल को, फिनॉल को पहनाएंगे टोपी, टोपी पहनाएंगे भाई फिनॉल को। टोपी क्यों पहना रहे, ताकि इस पोजीशन पे रिएक्शन ना हो। टोपी पहना दी भाई फिनॉल को। टोपी पहनाने के बाद में यहाँ पे रिएक्शन करवा दी, CHO ग्रुप आ गया। और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में इस टोपी को निकाल देंगे। टोपी को निकाल दो, सीधी सीधी बात। पहले टोपी को ऐड करेंगे, फिर रिएक्शन करेंगे, फिर टोपी को निकाल देंगे। समझ गए ना भाई। लो जल्दी से इस पार्ट का सारे के सारे स्क्रीनशॉट। बुक में बहुत ख़राब तरीके से दे रखा है, बिल्कुल भी सिस्टमेटिकली नहीं दिया है, मैकेनिज्म भी नहीं बताया मैंने, सब बताया कैसे हो रहा है। सबसे काम की चीज़ है, लो भाई स्क्रीनशॉट इसका। चलिए भाई, अब हम लोगों ने रेमर-टेमन रिएक्शन को तो देख ली। अब हम लोग मूव करते हैं आगे के पार्ट की तरफ, और आगे का पार्ट है आपका कोल्बे रिएक्शन। चलिए देखते हैं कोल्बे रिएक्शन को। भाई ये पार्ट ही डिफिकल्ट है, ऐसा मत सोचना कि टीचर बहुत ही ख़राब पढ़ा रहा है, हमको कुछ समझ ही नहीं रहा है। ऐसा भी मत सोचना कि मैं बहुत बूंदू इसलिए मुझे नहीं समझ रहा। ये दोनों चीज़ें भाई डिफरेंट है। आप भी बहुत होशियार हो और मैं भी सिस्टमेटिकली पढ़ा रही हूँ, लेकिन भाई ये टॉपिक ही डिफिकल्ट है, रिएक्शन ही डिफिकल्ट है। रिएक्शन में रट्टा मारने वाला पार्ट ज़्यादा है, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं भाई। चीज़ें कुछ हार्ड भी होती है, कुछ ईजी भी होती है कि नहीं। इसका मतलब ऐसा तो नहीं ना कि टीचर बहुत ही ख़राब पढ़ा रहा है, ऐसा मत सोचना भाई। चलिए मूव करते हैं कोल्बे रिएक्शन की तरफ एकदम जल्दी से। चलिए भाई देखते हैं फटाफट से अपने कोल्बे रिएक्शन को। भाई देखो कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है। कोल्बे रिएक्शन में सबसे पहले आप लेंगे सोडियम फिनॉक्साइड को। ये रट्टा मारने वाली चीज़ है। देखो भाई कैसा रहता है, कुछ पार्ट में आपको रट्टा मारना ही पड़ता है। अब रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट है ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये रट्टा मारने वाली चीज़ है। रिएक्शन को आप कर सकते हो समझकर,
लेकिन रिएक्टेंट क्या है ये तो रट्टा ही मारना पड़ता है ना भाई। इसलिए मैं बोलती हूँ केमिस्ट्री में आगे बढ़ना है तो रट्टा भी आना चाहिए, थोड़ा सा मारते हैं, और कंसेप्ट भी आने चाहिए। पूरे कंसेप्ट थ्रू भी नहीं जा सकते, पूरा रट्टा मार के भी नहीं जा सकते। कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होता है वो सोडियम फिनॉक्साइड होता है, ये आपको याद रखना है भाई। इसको क्या बोलते हैं, इसको सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। अब देखो क्या होगा, इसके अंदर में हम लोग डालेंगे CO2 को। इसके अंदर में क्या डाला जा रहा है, CO2, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है 398 केल्विन टेम्परेचर, और यहाँ पे 6 एटमॉस्फेयर आपका प्रेशर है। रिएक्शन कंडीशन याद रखनी पड़ती है भाई। क्या करेंगे, अगर आपको रिएक्शन कंडीशन याद नहीं आती है तो टेम्परेचर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं भाई। अगर टेम्परेचर याद ही नहीं हो रही क्योंकि बहुत रिएक्शन है और कितना याद रखोगे, तो उससे अच्छा ऐसे लिख दो ना, ठीक है भाई। चलिए आगे देखो क्या होगा, सीधी सीधी बात। यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड को एज इट इज लेंगे। पहले से ही इसको टोपी पहनाई हुई है, पहले से ही इसको टोपी पहनाई हुई है, तो अभी आपको टोपी पहनाने की जरूरत है क्या, नहीं। जब आपने रेमर-टाइमन रिएक्शन की थी, रेमन-टाइमन रिएक्शन, तो उसमें आपको टोपी पहनाना पड़ा था। क्यों, क्योंकि उसमें टोपी नहीं थी, उसमें OH था, आपने उसको टोपी पहना के O- Na+ कर दिया था। बट इस कोलबे रिएक्शन के अंदर में टोपी ऑलरेडी पहनी हुई है, तो क्या अब आपको टोपी पहनाने की जरूरत है, नहीं। ऑलरेडी ऑक्सीजन को टोपी पहना दी गई है ताकि ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। अब देखो क्या होगा, जो भी आपकी ऑर्थो पोजीशन है ना उस पर रिएक्शन होंगी भाई। ऑर्थो पोजीशन पर आपकी रिएक्शन होगी। कौन सा ग्रुप है, ये वाला CO2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, ये वाला CO2 ग्रुप। आ जाएगा भाई यहाँ पे CO ग्रुप, आ जाएगा भाई यहाँ पे CO ग्रुप। समझ गए ना सारे के सारे। देखो जरा क्या हो रहा है, आ जाएगा भाई यहाँ पे CO ग्रुप। देखो ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। ये CO2 था, इसी CO2 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, CO2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे पहले हाइड्रोजन था, अब इस हाइड्रोजन की जगह पे ये आया। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये वाला H जाएगा इधर, ये वाला Na जाएगा इधर। याद रखना पड़ेगा यार, ये वाला H जाएगा इधर, ये वाला Na आएगा इधर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो H गया तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा भाई, OH, क्योंकि यहाँ से H यहाँ गया, और ये वाला Na इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका COO- Na+, इस तरीके से, ठीक है भाई। ध्यान से देखो फिर से एक बार। सबसे पहले मैंने इसको टोपी ऑलरेडी पहनाई हुई थी क्वेश्चन में। ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। हर जगह पे हाइड्रोजन तो होता ही है, मैंने इस हाइड्रोजन को शो किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने CO2 को ऐड किया। टेम्परेचर है 398 केल्विन, प्रेशर है आपका 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, कुछ भी हो नहीं रहा है भाई। ये वाला हाइड्रोजन इधर जा रहा है, ये वाला सोडियम इधर जा रहा है। देखो भाई क्या हो रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इधर जा रहा है, ये वाला सोडियम इधर आ रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इधर जा रहा है, ये वाला सोडियम इधर आ रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इधर जा रहा है, ये वाला सोडियम इधर आ रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इधर जा रहा है, ये वाला सोडियम इधर आ रहा है। समझ गए ना। देखो भाई क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन इधर गया, OH बन गया, ये वाला सोडियम इधर आया, CO- Na+ बन गया भाई। CO2 ग्रुप तो ऑलरेडी था, अब Na भी आ गया तो CO- Na+। लास्ट स्टेप में देखो क्या होता है, लास्ट स्टेप में भाई आप इसका करवाते हो हाइड्रोलिसिस। H3O+ का मतलब ही होता है भाई कि आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, हाइड्रोलिसिस। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये है आपकी फिनिल रिंग, ठीक है भाई, ये है आपका OH ग्रुप, और ये बन जाएगा आपका COOH ग्रुप। इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। फिर से देखो, कुछ लोग सोचेंगे CO2 को यहीं पे क्यों लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भाई मुझे सैलिसिलिक एसिड बनाना है, और सैलिसिलिक एसिड हो या सैलिसिलिक अल्डेहाइड हो, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन पर ही लगते हैं। इसलिए मैंने इसको ऐड भी कौन से पोजीशन पर किया, ऑर्थो पर। ये वाला CO2 ग्रुप इधर गया, ये वाला हाइड्रोजन इधर गया, ये वाला सोडियम इधर आया, आ गया भाई। फिर H3O+ हाइड्रोलिसिस करवाया, यहाँ पे COOH ग्रुप सैलिसिलिक एसिड बन गया। तो भाई ये हुई आपकी कोल्बे रिएक्शन। समझे या नहीं समझे। अगर पेपर में आएगा तो रेमर टाइमन आएगा या तो कोल्बे आएगा, बट 101% आएगा। बहुत
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये रिएक्शन को, एक एक रिएक्शन को ये 5-5 बार लिख के देखना पड़ेगा, तभी जाके मैकेनिज्म पेपर में लिख पाओगे। लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ रहे हैं 3 टाइप की मेजर रिएक्शंस को, 3 टाइप की मेजर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, वो है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल को हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल में एक्चुअली क्या होता है। ध्यान देंगे भाई, सारे के सारे इधर देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया फिनॉल को, ठीक है भाई, ये है मेरा फिनॉल। मैं फिनॉल का क्या करवा रही हूँ, मैं फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवा रही हूँ। इसी फिनॉल को आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, ये आपका फिनॉल ही तो है। आप इसको अंदर में रिंग भी ड्रॉ कर सकते हो या तो अल्टरनेट बॉन्ड भी निकाल सकते हो, ये आपका फिनॉल है, ठीक है। इसके अंदर में हम लोग एक तो डालेंगे CrO3 को, ठीक है भाई। CrO3 का मतलब ही होता है क्रोमिक एनहाइड्राइड। इसी CrO3 का मतलब ही क्या होता है भाई, क्रोमिक एनहाइड्राइड। अब CrO3 अगर आपके पास है नहीं तो आप क्या करेंगे, तो आप मार्केट में जाएंगे, Na2Cr2O7 लेंगे और इसके अंदर में डालेंगे H2SO4 को, तो आपको इससे क्या मिलेगा, CrO3, ठीक है भाई। कहना मुझे यहाँ पे ये है, अगर आपके पास CrO3 है तो बहुत बढ़िया बात है भाई, रिएक्शन करवा लो, फिनॉल को ऑक्सीडेशन करवा लो। लेकिन अगर आपके पास में CrO3 नहीं है तब क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे भाई, Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 को मिक्स करेंगे, तो उससे CrO3 ही बनने वाला है। अब देखो भाई क्या होता है, जब आप फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CrO3 आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप यहाँ पे फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक CrO3, तो देखो भाई क्या होगा, देखो भाई सारे के सारे क्या होगा। उस दिन बताया था लास्ट वाले क्लास में, जो भी आपका CrO3 है ना, जो भी आपका CrO3 है ना भाई, CrO3 वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन करवाना। ऑक्सीडेशन के 2 मतलब होते हैं, एक होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और सेकंड होता है भाई आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है भाई। ऑक्सीडेशन के 2 मतलब होते हैं, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो ऑक्सीडेशन करवाने वाला है। ऑक्सीडेशन कैसे भी हो सकता है, एक तो ऑक्सीजन का एडिशन या तो हाइड्रोजन का रिमूवल। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना भाई क्या होगा, एक डबल बॉन्ड इधर आएगा, एक डबल बॉन्ड इधर आएगा, यहाँ से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा। ध्यान से देखना, ध्यान से, आपने यहाँ से ये वाले हाइड्रोजन को रिमूव किया। कुछ लोग बोलेंगे हाइड्रोजन को क्यों रिमूव कर रहे मैम, अरे भाई CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीडेशन को करवाना। ऑक्सीडेशन के तो 2 मतलब होते हैं, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई आपने यहाँ से हाइड्रोजन को तो रिमूव करवाया ना, हुआ या नहीं हुआ ऑक्सीडेशन, हुआ भाई हुआ। इसीलिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ गए ना, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 रहती है, 2, इसीलिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से आपने हाइड्रोजन को रिमूव करवाया, वो भी ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे आप ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे, वो भी तो ऑक्सीडेशन हुआ ना। करना कुछ भी नहीं है भाई, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 है। ध्यान से देखो, वो ऑक्सीडेशन करवाता है। ऑक्सीडेशन के 2 मतलब होते हैं, एक तो हाइड्रोजन को रिमूव करो या तो ऑक्सीजन को ऐड करो। तो भाई मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया, हुआ कि नहीं हुआ मेरा ये ऑक्सीडेशन, हुआ। और मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड करवाया, हुआ कि नहीं हुआ मेरा ऑक्सीडेशन, हुआ ना भाई, हुआ ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है बेंजोक्विनोन। इसका नाम क्या होता है भाई, बेंजोक्विनोन। और जब ये दोनों ऐसे पोजीशन पर होते हैं, इसको हम लोग कौन से पोजीशन बोलते हैं, पैरा पोजीशन। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पैरा बेंजोक्विनोन। समझ गए ना भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी कैटालिटिक
नेक्स्ट रिएक्शन है भाई आपकी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है भाई? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनॉल। जरा ध्यान से देखना है इसका मतलब क्या होता है। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब ये होता है कि कहीं पे भी अगर आपको डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, तो डबल बॉन्ड के अंदर में जब आप डालते हो H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni, तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर जाता है, एक हाइड्रोजन इधर जाता है और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni, इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक और ये दूसरा, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इधर आएगा और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें अगर आपने डाला H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni, तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन हो जाता है भाई सिंगल बॉन्ड में, सॉरी डबल बॉन्ड में, इस तरीके से। तो डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड कम कर देना। तो आप जब भी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करवाते हो, उसी का मतलब आप जब भी रिएक्शन करवाते हो H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni की, तो डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में हो जाता है और ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में हो जाता है। एक बॉन्ड को कम कर देना। समझ गए ना भाई? कैसे कम करेंगे? इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक इधर एक इधर, इस तरीके से। अब सपोज भाई मैंने यहाँ पे लिया है फिनॉल को, लिया है, ये है भाई मेरा फिनॉल। इस फिनॉल के अंदर में अगर मैं डालती हूँ H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni को, देखो कैटालिटिक क्यों बोला है? क्योंकि निकेल आपका कैटालिस्ट है, तो कैटालिटिक हुआ। हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, तो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन, उसी को आप क्या बोलते हो? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे देखो भाई क्या होगा। इसी फिनॉल को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3, ठीक है भाई? ध्यान देना क्या हो रहा है, ध्यान दो बस। देखो भाई क्या होगा, देखो भाई क्या होगा, देखो भाई क्या होगा। ये रिंग एज इट इज लिखी, ठीक है भाई? ये OH ग्रुप भी एज इट इज लिखा। जो भी आपका H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni होता है, वो डबल बॉन्ड को काय में कन्वर्ट कर देता है? सिंगल बॉन्ड में। देखो भाई देखो, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे भी आपके 2 बॉन्ड थे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे भी आपके 2 बॉन्ड थे, सिंगल बॉन्ड में ही तो कन्वर्ट हुआ ना। तो आपने यहाँ पे क्या जाना भाई? जो भी आपका डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए ना? इसका नाम क्या होता है? जो भी आपकी ये वाली रिंग होती है, अगर उसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो आप उसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हो, साइक्लोहेक्सेन। याद करो भाई, अगर सिर्फ रिंग है, रिंग के अंदर में डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लिक रिंग है, इसलिए मैंने साइक्लो लिखा है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, इसलिए मैंने हेक्सेन लिखा है। अगर डबल बॉन्ड आ जाता था तो वो बेंजीन रहता था, बट डबल बॉन्ड नहीं है तो साइक्लोहेक्सेन। OH ग्रुप है, OH ग्रुप मतलब अल्कोहल, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट रिएक्शन है भाई आपकी रिडक्शन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? रिडक्शन ऑफ फिनॉल। देखो भाई क्या होगा। रिडक्शन ऑफ फिनॉल को करने के लिए आपको बस एक ही सेंटेंस याद होना चाहिए, एक ही सेंटेंस याद होना चाहिए भाई। जो भी आपका जिंक है ना, ये देख के कुछ याद आ रहा है क्या? मैंने बराबर नहीं बनाया, सबको ये देख के कुछ याद आ रहा है? ये इसका कहना ये है, जो भी आपका जिंक होता है ना, जिंक वो ऑक्सीजन को लव करता है भाई। जिंक लव ऑक्सीजन। क्या लिखा है इसका मतलब? जिंक लव्स ऑक्सीजन। जिंक कहता है भाई ऑक्सीजन मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। ऑक्सीजन कहता है जिंक भाई मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। हम दोनों एक दूसरे को बहुत लव करते हैं। जिंक और ऑक्सीजन एक दूसरे को बहुत लव करते हैं भाई। अब देखो क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिया फिनॉल को, भाई इसी फिनॉल को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसके अंदर में अगर आप डालते हो जिंक को डाल रहे हो भाई, तो देखो क्या होगा। जिंक ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा लव करता है, जिंक ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिंक बोलता है ऑक्सीजन मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तो देखो क्या होगा। यहाँ से जिंक जो है ना भाई, जिंक जो है ना वो ऑक्सीजन को उठा के लेके चले जाएगा। जिंक जो है ना वो ऑक्सीजन को उठा के लेके चले जाएगा। चले गया भाई वो अपने लव को उठा के लेके।
जिंक ने क्या किया, अपने लव को यहाँ से उठा लिया और भाग गया। समझ गए ना भाई। अब देखो क्या हुआ, ये तो रिंग एज इट इज थी, इसके अंदर के डबल बॉन्ड भी एज इट इज थे, ऑक्सीजन तो निकल गया, क्या बचा, हाइड्रोजन बचा। इसी का मतलब क्या होता है भाई, इसी का मतलब बेंजीन होता है भाई। इसका मतलब क्या होता है भाई, जिंक ऑक्साइड। एक बार क्विकली देख लेते हैं। पहले मैंने आपको पढ़ाया ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल में आप क्या कर रहे हो भाई, आपने फिनॉल को लिया, उसमें डाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीडेशन को करवाना। ऑक्सीडेशन का मतलब दो होते, एक होता है, एक तो एडिशन का, ऑक्सीजन का एडिशन, या तो हाइड्रोजन का रिमूवल। तो आपने यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये भी ऑक्सीडेशन हुआ। आपने यहाँ पे एक ऑक्सीजन को ऐड किया तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन हुआ। फिर नेक्स्ट है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल। आपने फिनॉल को लिया, उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा लिया, मतलब H2 इन प्रेजेंस ऑफ Na के रिएक्शन। जब भी आप डबल बॉन्ड के अंदर में H2 इन प्रेजेंस ऑफ Na डालते हो तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड में H2 इन प्रेजेंस ऑफ Na डाला तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे दो बॉन्ड है तो ये सिंगल में हो गया, सिंगल वाला तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे दो बॉन्ड थे सिंगल, यहाँ पे दो बॉन्ड थे सिंगल। ये है आपकी साइक्लिक रिंग, 6 कार्बन है, OH ग्रुप है, इसलिए साइक्लोहेक्सानॉल। नीचे आ गए रिडक्शन ऑफ फिनॉल। रिडक्शन ऑफ फिनॉल में आप क्या करवा रहे हो भाई, आप रिडक्शन करवा रहे हो यूजिंग Zn, जिंक। जिंक जो होता है वो ऑक्सीजन से बहुत प्यार करता है, ऑक्सीजन जो होता है वो जिंक से बहुत प्यार करता है। जिंक और ऑक्सीजन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते हैं। सीधी सीधी बात, जिंक और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जिंक ने अपने ऑक्सीजन को, अपने लव को उठा लिया और भाग गया। ZNO बन के निकल गया भाई, वो बचा क्या, ये तो ऐसे के ऐसे रह गए, ये H भी एज इट इज रह गया, ऑक्सीजन यहाँ से चले गया, ऑक्सीजन यहाँ से चले गया, बच गया बेंजीन। लो भाई जल्दी से सारे के सारे इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, यहाँ पे आपके फिनॉल के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ये केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। अब जैसे कि चैप्टर का नाम है भाई अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो अल्कोहल पूरा पढ़ा, अल्कोहल के प्रिपरेशन पढ़े, अल्कोहल की केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ी, फिर फिनॉल को हाथ लगाया, फिनॉल के प्रिपरेशन पढ़े, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ईथर को और लेंगे एंट्री भाई सारे के सारे ईथर के अंदर में। चलिए देखते हैं ईथर को कि ईथर को प्रिपेयर कैसे करेंगे, देखते हैं भाई, लेते हैं एंट्री ईथर के अंदर में। देखते हैं हम लोग ईथर को। ईथर को देखने से पहले आपको बस एक ही चीज याद रखनी है भाई, बस एक ही चीज, और वो चीज क्या है जरा ध्यान देना। अगर आपको कहीं पे भी आ जाए ईथर बनाने का है अल्कोहल से, तो कैसे बनाएंगे, याद रखना भाई। अल्कोहल में 3 कैटेगरी होती है, एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, एक होता है सेकेंडरी अल्कोहल, और एक होता है टर्शरी अल्कोहल। ये पार्ट आपको बुक में नहीं दिया है, बट ये बेसिक के बिना आप ये रिएक्शन भी नहीं पढ़ सकते भाई। अल्कोहल में तो 3 वैरायटी होती है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। समझ गए ना भाई। इधर देखो सारे के सारे, प्राइमरी अल्कोहल में देखो क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में देखो भाई क्या होता है, और टर्शरी अल्कोहल में देखो भाई क्या होता है। ध्यान से देखना, ध्यान से, अगर ध्यान से देखा ना सब समझ में आ जाएगा भाई। इधर देखो बस, प्राइमरी अल्कोहल में आप डालेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 को, सभी में आप डालेंगे भाई कंसंट्रेटेड H2SO4 को, सभी में डालेंगे भाई आप कंसंट्रेटेड H2SO4 को। डाल दिया भाई। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपने टेम्परेचर लिया है आपका 413 केल्विन। 413 केल्विन का मतलब ही 140 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे आपने टेम्परेचर लिया है 443 केल्विन, इसी का मतलब होता है 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई। यहाँ पे आपका रूम टेम्परेचर है और यहाँ पे भी आपका रूम टेम्परेचर है। अब ध्यान से देखना क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल में जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 को डालते हो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर अगर लो है, टेम्परेचर अगर लो है भाई, तो यहाँ पे आपका ईथर बनता है।
लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल में आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 को डाला और टेम्परेचर ज़्यादा है ज़्यादा, और टेम्परेचर ज़्यादा है ज़्यादा, तो यहाँ पे आपका ईथर नहीं बनता, यहाँ पे आपका अल्कीन बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल में अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो अल्कीन ही बनेगा। टर्शरी अल्कोहल में अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो अल्कीन ही बनेगा। ये जिसको समझ गया उसको आने वाले सारे रिएक्शन समझ जाएंगे। समझो भाई क्या बोला है। प्राइमरी अल्कोहल के अंदर में अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो आप देखेंगे टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर है कम 413 केल्विन है, उसी का मतलब अगर 140 डिग्री सेल्सियस है, उसी का मतलब अगर लो टेम्परेचर है तो आपका ईथर बनेगा। लेकिन अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल के अंदर में डाला कंसंट्रेटेड H2SO4 को, उसमें भी अगर आपने लिया टेम्परेचर 443 केल्विन, जिसका मतलब होता है 170 डिग्री सेल्सियस, जिसका मतलब होता है हाई टेम्परेचर, तो पता है क्या होता है? तो आपके प्राइमरी अल्कोहल से अल्कीन बनता है भाई। सेकेंडरी अल्कोहल में अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, टेम्परेचर कितना भी हो अल्कीन ही बनेगा। टर्शरी अल्कोहल में अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, टेम्परेचर कितना भी होगा अल्कीन ही बनेगा। चलिए भाई आ जाओ सारे के सारे इधर। देखो भाई क्या होगा, हम लोग प्राइमरी अल्कोहल के रिएक्शन को ही डिस्कस करने वाले, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इधर देखो सारे के सारे। सबसे पहली चीज मैं ले रही हूँ यहाँ पे इथेनॉल C2H5OH। यहाँ पे कार्बन 2 है, इसलिए इस वाले कार्बन का नाम क्या होगा? इस वाले अल्कोहल का नाम होगा इथेनॉल, ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक और इथेनॉल को लिया है, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से। इसी C2H5OH को ऐसा भी लिख सकते हैं, बुक में ऐसा दिया है, बट अगर आपने बुक के हिसाब से लिखा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बुक में उन्होंने यहाँ पे 2 लगाया है, बट अगर आप यहाँ पे 2 लगा के करते हो तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, इसलिए वहाँ 2 मत लगाओ। देखो मैं कैसे बता रही हूँ। यहाँ पे आप एक और C2H5OH लेंगे, C2H5OH। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखो, बस सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है, ये भी आपका इथेनॉल है। मतलब देखो मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने इसको ऐसा नहीं लिखा C2H5OH। अगर मैं ऐसा लिखती थी जैसे बुक वालों ने लिखा है तो मेरा रिएक्शन बराबर करते मुझे नहीं आता था। अगर मैं ऐसा लिखती थी C2H5OH प्लस C2H5OH, तब भी मुझे बराबर प्रोडक्ट बनाते नहीं आता था। इसको देखो मैंने कैसे लिखा। पहला C2H5OH ऐसा लिखा, सेकेंड C2H5OH ऐसा लिखा। इसके अंदर में डालने वाले हैं भाई कंसंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो है 413 केल्विन, उसी का मतलब 140 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि है आपका लो टेम्परेचर। अगर हम लोग इथेनॉल के अंदर में डालते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 को और टेम्परेचर है लो, तो क्या बनता है? ईथर बनता है। देखो भाई क्या होगा, यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा OH। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। कर दिया भाई रिएक्शन के बाहर छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को। बचा क्या? जो बच गया ना भाई, जो बच गया ना भाई, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। ये है C2H5, ये है आपका O, ये है आपका C2H5। इसका नाम है डाई इथिल ईथर। इसका नाम क्या है भाई? डाई इथिल ईथर। समझ गए ना? तो करने का क्या है, आपने पहले प्राइमरी अल्कोहल को लिया, इथेनॉल आपका प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंड इथेनॉल को देखो, मैंने ऐसा नहीं लिखा, बुक में ऐसा दिया था, मैंने इसको ऐसा भी नहीं लिखा। ऐसा लिखोगे तो आंसर गलत निकाल के आएंगे, ऐसा ही लिखने का, ठीक है। टेम्परेचर कम है तो ईथर बनेगा, ठीक है। देखो कैसा हुआ, यहाँ से H, यहाँ से OH। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, रिएक्शन के बाहर। जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या होता है, आगे आगे देखते जाओ बस भाई क्या होता है। फिर मैंने इथेनॉल को लिया, सेकेंड रिएक्शन। फिर मैंने इथेनॉल को लिया भाई, ठीक है। एक और इथेनॉल को मैंने लिया भाई, एक और इथेनॉल को मैंने लिया भाई। ध्यान से देखना, ध्यान से। मैंने 2 इथेनॉल को ली, ये भी है इथेनॉल,
ये भी है इथेनॉल। अब देखो कंडीशन को, मैंने इसके अंदर में डाला कंसंट्रेटेड H2SO4 को, और जो टेम्परेचर था ना, देखो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है 443 केल्विन। इसी का मतलब होता है 170 डिग्री सेल्सियस। इसी का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल को लिया, उसमें अगर डाला कंसंट्रेटेड H2SO4 को, वो भी अगर टेम्परेचर है ज़्यादा, तो हमेशा क्या बनता है, अल्कीन बनता है। प्राइमरी अल्कोहल के अंदर में अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 को डाला, टेम्परेचर कम है तो ईथर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो अल्कीन। टेम्परेचर ज़्यादा है, क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे आपके बनते हैं भाई 2 अल्कीन। इसका नाम इथीन होता है, इथीन। इसी को आप अल्कीन भी बोलते हो, समझ गए ना भाई। टेम्परेचर कम है ईथर, टेम्परेचर ज़्यादा है अल्कीन, समझ गए ना। पूरा का पूरा खेल टेम्परेचर का है। लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोगों ने ईथर का प्रिपरेशन तो देखा, लेकिन एक और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन है ईथर का। पहला प्रिपरेशन तो देख लिया कि अल्कोहल का, अगर अल्कोहल के अंदर में हम लोग डालते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 का, मतलब ही अगर हम लोग करवाते हैं अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, तो आपको ईथर मिल जाता है। अब जो सेकंड वे है आपके ईथर का प्रिपरेशन, वो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन, और उसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। भाई विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर आपका सबसे इम्पोर्टेंट ईथर का प्रिपरेशन का मेथड है। चलिए देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर को। सूरज यहाँ से निकल करके यहाँ से भी निकल सकता है, चाहे सूरज निकले या ना निकले, चाहे चांद निकले या ना निकले, लेकिन विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर तो भाई पेपर के अंदर में आके रहता है, मतलब आके ही रहता है। वो बात अलग है कि कभी कभी आप पहचान ही नहीं पाते कि ये विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर वाली रिएक्शन थी। कभी कभी नाम नहीं आता है भाई, रिएक्शन आ जाती है, लेकिन आता तो हर साल है। बहुत काम की रिएक्शन है। चलिए देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन ईथर वाले पार्ट की, इस चैप्टर की, जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, जो कि है एग्जामिनर की सबसे 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 ज़्यादा फेवरेट। चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को। चलिए भाई देखते हैं हम लोग सारे के सारे विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। भाई विलियमसन आपके साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसका नाम हुआ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ध्यान से देखेंगे सारे के सारे कि ये विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर क्या होता है भाई। चलिए देखते हैं हम लोग सारे के सारे विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर को। देखो भाई विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में क्या होता है। सबसे पहले आप लेते हो अल्किल हैलाइड को, ठीक है। अल्किल हैलाइड के अंदर में डालते हो सोडियम अल्कोक्साइड को। ये होता है आपका सोडियम अल्कोक्साइड, ऐसे लिखते हैं पहले सोडियम अल्कोक्साइड, और इससे बनता है आपका ईथर, और यही होता है आपका विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ठीक है भाई। चलिए इसको रिएक्शन के टर्म्स में समझते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पे RX। ये जो RX है इसका नाम है मेरा अल्किल हैलाइड। इसके अंदर में मैं डालूंगी आपके NaOOR डैश को, ठीक है भाई। ये है मेरा सोडियम अल्कोक्साइड। सुनो भाई, रिएक्शन के कंसेप्ट को आप समझ सकते हो, रिएक्शन कैसे करना है ये आप समझ सकते हो, लेकिन भाई रिएक्टेंट याद रखने के लिए आपको तो अपने ही दिमाग का यूज़ करना है। भाई रिएक्टेंट आपको पेपर में कौन बताएगा, आपको एग्जामिनर थोड़ी बताने वाला है। बेटा विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर पेपर में आया ना, रिएक्टेंट ये रहेगा, दूसरा रिएक्टेंट ये रहेगा, आप तू रिएक्शन कर, ऐसा थोड़ी होने वाला है। वो आपको नाम देगा। रिएक्शन भले आपको आती हो, लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है कि रिएक्टेंट कौन से यूज़ करना है, तो पेपर में फंसेंगे या नहीं फंसेंगे, बिल्कुल फंसेंगे। याद रखने का भाई, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर के केस में एक रहता है अल्किल हैलाइड, एक रहता है सोडियम अल्कोक्साइड, एक रहता है अल्किल हैलाइड, एक रहता है सोडियम अल्कोक्साइड, मतलब एक रहता है RX, एक रहता है NaOR। समझ गए ना भाई। चलिए इधर देखो सारे के सारे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ से निकलेगा Na, यहाँ से निकलेगा X। सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर,
सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर, कर देंगे भाई छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को घर के बाहर, कर देंगे भाई छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को रिएक्शन के बाहर। जो बच गया उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। तो यहाँ है आपका R, यहाँ है आपका OR डैश, और ये आपका क्या बना भाई, ईथर बना। ईथर का मतलब ही क्या होता है, ROR, यही तो आपका ईथर होता है। ये डैश भी हो सकता है, डैश नहीं भी हो सकता है, ROR ईथर हुआ भाई। करना कुछ भी नहीं है, बस क्या करना है भाई, यहाँ से निकालेंगे N, यहाँ से निकालेंगे X। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो बच गया उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। समझ गए ना भाई। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। भाई नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिया है लेटस से आपका CH3X और यहाँ पे लिया है मैंने NaOCH3। ठीक है भाई। नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे हम लोग C2H5X, यहाँ पे हम लोग लेंगे NaOC2H5। नेक्स्ट रिएक्शन में लेंगे भाई हम लोग यहाँ पे C2H5X और यहाँ पे मैं लूँगी, हम लोग यहाँ पे Cl ले लेते हैं ना, सीधा सीधा टेंशन ही ख़त्म करते हैं, यहाँ पे भी Cl ले लेते हैं। यहाँ पे लेंगे NaOCH3। देखो भाई क्या होगा, यहाँ पे ये है अल्किल हैलाइड, ये है आपका सोडियम अल्कोक्साइड मतलब NaOR के फॉर्म में, ये RX के फॉर्म में। ये कौन सी रिएक्शन हुई, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। याद रखना है, अगर पेपर में रिएक्टेंट आते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि वो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर वाली रिएक्शन है। अगर पेपर में नाम पूछा है तो आपको याद रखना है कि विलियमसन सिंथेसिस ऑफ रिएक्शन के अंदर में ये दोनों ही रिएक्टेंट होते हैं। अब क्या करना है भाई, करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले NaCl को बाहर कर देंगे भाई, NaCl को बाहर कर देंगे। बचा क्या, एक तरफ बचा है ये, एक तरफ बचा है ये, इन दोनों को जोड़ देंगे, चिपका देंगे, प्रोडक्ट को बना लेंगे। ये हुआ आपका CH3, ये हुआ आपका O, ये हुआ आपका CH3। इसका नाम क्या रहेगा, 2 बार मिथिल आए तो डाई मिथिल ईथर। ठीक है भाई। नीचे आएंगे, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। कर दो भाई छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को घर के बाहर, कर दो भाई छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को रिएक्शन के बाहर। जो बच गया उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। देखो भाई क्या होगा, यहाँ है आपका C2H5, यहाँ है आपका ऑक्सीजन, यहाँ है आपका C2H5, ये भी है इथिल, ये भी है इथिल, इसलिए क्या लिखेंगे, डाई इथिल ईथर। समझे या नहीं समझे। अब नेक्स्ट वाली रिएक्शन भाई आपको करके बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। विल यू टेल प्लीज। तो आपको मुझे ये वाला प्रोडक्ट बताना है। यहाँ पे तो NaCl ही बनने वाला है, सबको पता है भाई। ये वाला प्रोडक्ट प्लीज़ भाई आप कमेंट्स में डालो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सबके कमेंट्स देखने वाली हूँ भाई। मैं आप लोगों के नाम भी देखती हूँ। प्लीज़ 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 सारे के सारे कमेंट्स लिखो भाई। कमेंट में बताओ कि ये प्रोडक्ट क्या बनता है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों के अंदर भी वो एंथुजियाज्म है या नहीं है पढ़ने का, जो मेरे अंदर आपको पढ़ाने के लिए। समझ गए ना भाई। यहाँ पे प्रोडक्ट बता दो। अगर नाम नहीं आता है तो भाई लिख के बता दो ना क्या क्या आएगा। अगर नाम आता है तो नाम लिखो भाई। समझे या नहीं समझे। इजी था। क्या है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। अल्किल हैलाइड मतलब RX के अंदर में डालेंगे NaOR को। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। सबसे पहले NaX को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे, प्रोडक्ट को बना लेंगे, ईथर को बना लेंगे भाई। ये बताने का कमेंट में। चलो जल्दी से सारे के सारे इस पार्ट का ले लो भाई स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब आगे देखते हैं एक रिएक्शन को। अब मैं ले रही हूँ एक एरोमेटिक वाली रिएक्शन को। सपोज अगर मैंने यहाँ पे आपको दिया है CH3Cl, ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको दिया है NaO
और ये मैंने दिया है भाई ये वाली चीज़ फिनिल रिंग है। ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भाई सोडियम फिनॉक्साइड और इसका नाम आपका होता है मिथिल क्लोराइड। चलिए भाई करते हैं इस रिएक्शन को। ये भी विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर है क्योंकि एक तरफ है RX एक तरफ है Na है भाई विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। अब देखो क्या होगा। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। सबसे पहले NaCl को कर देंगे घर के बाहर। कर दिया भाई घर के बाहर NaCl को। जो बच जाएगा उसको जोड़ देंगे, उसको चिपका लेंगे, प्रोडक्ट को बना लेंगे। देखो भाई देखो, यहाँ है आपका CH3, यहाँ है आपका O, यहाँ है आपका फिनिल रिंग, है या नहीं है भाई ROR। ये भी हुआ आपका इथल। इसी को आप लोग क्या बोलते हो? मिथिल फिनिल ईथर, मिथिल फिनिल ईथर। एरोमेटिक भी आ गया तो कर लेंगे। अब इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है भाई वो ध्यान से सुनना। कंडीशन ये है, ये रिएक्शन तभी होगी अगर आपका जो अल्किल हैलाइड है, अगर आपका जो अल्किल हैलाइड है वो प्राइमरी अल्किल हैलाइड है तो ही। ये रिएक्शन तभी होगी अगर आपका अल्किल हैलाइड प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। अगर सेकेंडरी अल्किल हैलाइड आ गया, अगर टर्शरी अल्किल हैलाइड आ गया तो आपकी विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर वाली रिएक्शन नहीं होती। याद रखने का, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर वाली रिएक्शन तभी होती है अगर आपने प्राइमरी अल्किल हैलाइड को लिया है। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड अगर आ गया तो वहाँ पे आपकी विलियमसन सिंथेसिस ऑफ रिएक्शन वाली ईथर की नहीं होगी। समझ गए ना भाई? अब लो स्क्रीनशॉट भाई इस पार्ट का। चलिए भाई देखते हैं हम लोग आगे के पार्ट को। अब आगे का जो पार्ट है आपका वो ये है कि सपोज अगर मैंने रिएक्टेंट ये वाले, जरा ध्यान से देखना, अगर आपका अल्किल हैलाइड जो है, अल्किल हैलाइड के अंदर में मतलब ही RX के अंदर में आप डालते हो NaOR को, ठीक है, और इससे आपका क्या बनता है? इससे आपका ईथर बनता है और ये होता है आपका विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। लेकिन ध्यान देना, अगर आपका अल्किल हैलाइड आया है प्राइमरी अल्किल हैलाइड, अगर आपका ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है भाई, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, इसके अंदर में अगर आप NaOR को डालते हो तो यहाँ पे आपका ईथर बनता है। ठीक है, ध्यान देना। अगर आपने यहाँ पे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड लिया, इसके अंदर में अगर आपने NaOR' को डाला, और थर्ड केस में अगर आपने यहाँ पे टर्शरी अल्किल हैलाइड लिया और इसके अंदर में आपने NaOR' को डाला, ध्यान से देखना, प्राइमरी अल्किल हैलाइड में अगर NaOR' डालेंगे तो ईथर बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड में अगर NaOR डालेंगे तो ईथर नहीं बनता है, बल्कि आपका अल्कीन बनता है, अल्कीन। टर्शरी अल्किल हैलाइड में अगर NaOR को डालेंगे तो यहाँ पे भी आपका अल्कीन बनता है। कहना मुझे ये है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ रिएक्शन को पहचानने का तरीका ये है, अगर कहीं पे भी आपको RX दिख जाए, RX के साथ में अगर NaOR दिख जाए तो आप पहचान लेंगे कि वो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर है, मतलब ही उसके अंदर में ईथर का फॉर्मेशन होने वाला है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, अगर प्राइमरी अल्किल हैलाइड है तभी जाके ईथर बनता है। अगर अल्किल हैलाइड सेकेंडरी हो जाए, अगर अल्किल हैलाइड टर्शरी हो जाए तो ईथर नहीं बनता भाई, ईथर नहीं बनता, अल्कीन बनता है, अल्कीन। समझे या नहीं समझे? चलो इधर आ जाएंगे सारे के सारे। अब हम लोग कुछ नए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई आपका ये वाला, ज़रा ध्यान देंगे सारे के सारे, बस इधर देखेंगे। मैंने लिया है CH3Cl और सेकेंड तरफ मैंने ये वाली चीज़ ली है भाई, सुनना भाई, इसका नाम है मिथिल क्लोराइड, इसका नाम है भाई आपका सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि ये Na है, Na का मतलब सोडियम होता है। ये टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन, इसलिए ब्यूट। ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्साइड, और ये जो कार्बन एटम है टर्शरी है इसलिए टर्शरी लगाया। समझ गए ना? इसी टर्शरी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, टर्शरी। ठीक है भाई,
ये क्या है, ये है आपका मिथिल क्लोराइड, मतलब ये है आपका अल्किल हैलाइड। अब चेक करना मुझे ये है, कुछ लोग तो इसको देख के जंप मारेंगे, वाह वाह ये तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर है, ये तो मुझे आता है। अरे भाई ऐसे पागलपंती पेपर के अंदर में मत करना, ये तो सबको पता है कि ये RX है, ये NaOR है, तो ये विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इसमें इथरिज बनेगा। आपको याद रखना है, अगर प्राइमरी अल्किल हैलाइड है तो ही ईथर बनता है, अगर सेकेंडरी अल्किल हैलाइड आ गया, अगर टर्शरी अल्किल हैलाइड आ गया तो ईथर नहीं बनता है, अल्कीन बनता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सिर्फ इसको देखेंगे या इसको भी चेक करेंगे, इसको इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ इसी को देखना है भाई, हमको सिर्फ अल्किल हैलाइड को ही देखना है। हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ अल्किल हैलाइड की तरफ ही होनी चाहिए, इसके तरफ हमारी आंखें नहीं जानी चाहिए भाई। इधर देखो सारे के सारे, क्या ये प्राइमरी है? हाँ ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है भाई, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर होगा, ईथर बनेगा। देखो भाई क्या होगा, यहाँ से निकलेगा आपका Na, यहाँ से निकलेगा आपका Cl। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो बच जाएगा, जो बच जाएगा उसको जोड़ देंगे, उसको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। देखो भाई देखो, यहाँ है CH3, यहाँ है आपका O, यहाँ है आपका C, CH3 CH3 CH3। इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है, ये है आपका टर्शरी ब्यूटिल वाला ग्रुप, तो इसका नाम आएगा सबसे पहले टर्शरी ब्यूटिल, क्योंकि ये आपका टर्शरी ब्यूटिल वाला ग्रुप है। ये आपका मिथिल वाला ग्रुप है, तो ये है आपका मिथिल, और जब भी बीच में ऑक्सीजन आता है तो उसी का मतलब ईथर होता है। ये हुआ टर्शरी ब्यूटिल, ये हुआ आपका मिथिल, और ये हुआ आपका ईथर। समझ गए ना भाई? तो देखो यहाँ पे रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि अल्किल हैलाइड आपका प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। हमें NaOR को नहीं देखना है। कुछ लोग बोलेंगे क्या बात कर रही है, ये तो टर्शरी है। अरे भाई आपको अल्किल हैलाइड को ही चेक करने का है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए कहा अपनी नज़र सिर्फ और सिर्फ अल्किल हैलाइड की तरफ ही जानी चाहिए। नीचे आ जाओ, नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। अगर रिएक्शन ऐसी आ जाए भाई, अगर रिएक्शन ही आपको ऐसी आ जाए, ये है आपका टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये है आपका सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सारे के सारे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो भाई क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। कुछ लोग सोचेंगे क्या होगा, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को घर के बाहर निकाल देंगे, रिएक्शन को कर लेंगे, ईथर को बना देंगे। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। पहले चेक करो कि जो भी अल्किल हैलाइड दिया है वो प्राइमरी है या नहीं है। देखो भाई देखो, जिस कार्बन से आपका क्लोरीन अटैच है वो टोटल 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। जिस कार्बन से आपका क्लोरीन अटैच है वो टोटल 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। मतलब ही ये कार्बन आपका कैसे नेचर का हुआ, टर्शरी, क्योंकि जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये कार्बन का नेचर कैसा हुआ, टर्शरी। क्या टर्शरी अल्किल हैलाइड या सेकेंडरी अल्किल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर दिखाते हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्किल हैलाइड के अंदर में ही आपका ईथर बनता है। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, टर्शरी अल्किल हैलाइड के अंदर में ईथर नहीं बनता भाई, अल्कीन बनता है, अल्कीन। क्या यहाँ पे ईथर बनेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टर्शरी अल्किल हैलाइड है। ये कैसे नेचर का है? ये भाई आपका है टर्शरी अल्किल हैलाइड, और टर्शरी अल्किल हैलाइड आ जाए या सेकेंडरी अल्किल हैलाइड आ जाए, क्या बनता है, अल्कीन बनता है। देखो भाई क्या होगा, ये जो है ना ये एज इट इज रहेगा। ध्यान से देखना क्या होता है, यहाँ से आपका निकलेगा H, यहाँ से आपका निकलेगा Cl, HCl बाहर निकल जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये है आपका एक कार्बन, ये है CH3, ये है आपका CH3, ये यहाँ पे आपका CH2। ध्यान से देखना भाई, यहाँ से एक Cl निकला, यहाँ से एक H निकला,
तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इसका नाम होता है भाई आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन क्यों, जरा इधर देखो, सबसे पहली चीज कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूट। अल्कीन है तो ईन। ये दोनों के दोनों CH3 ग्रुप कैसे है, सेम, इसलिए क्या आया, आइसो। समझ गए ना। एक बार क्विकली देखो, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर करवाने के लिए RX प्लस NaOR अगर दिख जाए तो वो आपका विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर होता है। ठीक है। एरोमेटिक रिंग के लिए भी ये वाली चीज अप्लीकेबल है। अगर आपका अल्किल हैलाइड प्राइमरी है तो ही ईथर बनता है। अगर अल्किल हैलाइड सेकेंडरी आ जाए या टर्शरी आ जाए तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर नहीं होता है, अल्कीन बनता है, अल्कीन। आपकी नज़र NaOR की तरफ नहीं जानी चाहिए, आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ अल्किल हैलाइड की तरफ जानी चाहिए, आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ अल्किल हैलाइड की तरफ जानी चाहिए, NaOR की तरफ देखने का भी नहीं भाई। समझे या नहीं समझे? लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय वीडियो। बस एक ही क्लास बचा है, वो मैं आपको बना दूंगी, बस एक ही पार्ट बचा है इस चैप्टर का। चलिए, कीप वॉचिंग माय वीडियो भाई, लाइक शेयर कमेंट तो करो भाई सारे के सारे। चलो जल्दी से, और वो वाले क्वेश्चन का आंसर डालो जो मैंने कमेंट में पूछा था आप लोगों को डालने के लिए। चलिए भाई, स्टॉप करते हैं ज़रा।